एक लड़की ने बस इतना कहा, मैं ये नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद उसकी लाश एक नहर में मिलती। कहा गया इंसाफ हो गया, लेकिन अगर इंसाफ हो गया तो आज भी सड़कों पर भीड़ क्यों है। 19 सितंबर 2022 उत्तराखंड। 19 साल की अंकिता भंडारी एक साधारण परिवार की बेटी, पिता सिक्योरिटी गार्ड और घर की हालत ऐसी कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। ऋषिकेश के पास जंगलों में बीच बना एक लग्जरी रिजॉर्ट वन तारा, यही अंकिता रिसेप्शन की नौकरी ज्वाइन करती है। वादा किया जाता है 10,000 रुपए सैलरी, रहने की जगह, लेकिन नौकरी के साथ जो शुरू होता है वो काम नहीं, दबाव होता है। अंकिता भंडारी कोई बड़ी शख्सियत वाली लड़की नहीं थी। उसका सपना साधारण था, घर की हालत सुधारना, पिता का बोझ कम करना और इज्जत से जिंदगी जीना। 11 नवंबर 2003 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी अंकिता एक आम मिडिल क्लास परिवार से आती थी। उसके पिता बीरेंद्र सिंह एक सिक्योरिटी गार्ड थे। कम आमदनी, सीमित साधन, लेकिन बेटी को पढ़ाने की कोशिश पूरी थी। 2021 में अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया। उसे लगा था टूरिज्म स्टेट है उत्तराखंड, इस फील्ड में काम मिलेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में पिता की नौकरी चली गई, घर की हालत बिगड़ गई और अंकिता को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया, जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने ऋषिकेश के पास एक स्थित रिजॉर्ट में रिसेप्शन की नौकरी ज्वाइन की। सैलरी तय हुई 10,000 रुपए महीना। रिजॉर्ट जंगल और नहर के बीच था, इसलिए वहां रहना जरूरी था। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या का व्यवहार बदलने लगा। काम से जुड़ी बातें कम और मेहमानों को खुश रखने की बातें ज्यादा। धीरे धीरे स्पेशल सर्विस जैसे शब्द सामने आने लगे। अंकिता समझ गई कि ये नौकरी काम की नहीं, समझौते की मांग कर रही है। उसने सीधे मना कर दिया। वो अपनी दोस्त की चैट में लिखती है, मैं खुद को नहीं बेचूंगी। ये लाइन आज केस की सबसे बड़ी अहम कड़ी मानी जाती है, क्योंकि यहीं से साफ होता है अंकिता दबाव में थी, डरी हुई थी, लेकिन झुकी नहीं थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 18 सितंबर 2022 रविवार की रात वनतरा रिजॉर्ट के बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है। शांत जंगल, बहती नहर और दूर दूर तक सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक लड़की की जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा था। उस रात अंकिता रिजॉर्ट में थी। कोई छुट्टी नहीं, कोई बाहर जाने की प्लानिंग नहीं। वो वहीं थी जहाँ रहना उसकी मजबूरी बन चुका था। जांच के मुताबिक उसी रात रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या और उसके साथ सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता अंकिता के कमरे के पास आते हैं। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। आरोप है कि अंकिता पर फिर से मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया। अंकिता ने एक बार फिर मना किया। बहस तेज हो गई। यहीं से कहानी धुंधली होने लगती है। आरोपियों के अपने बयानों में कहा गया कि झगड़ा हुआ, गुस्सा बढ़ा और फिर अंकिता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया। रिजॉर्ट से कुछ दूर पर चिल्ला नहर के पास गाड़ी रोकी जाती है। उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी, इलाका सुनसान था, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं। आरोप है कि इसी जगह पर अंकिता को नहर में धक्का दिया गया था। इसके बाद आरोपी वापस रिजॉर्ट लौटते हैं और एक कहानी गढ़ी जाती है कि अंकिता खुद कहीं चली गई। लेकिन सवाल यहीं खड़े होते हैं, अगर वो खुद गई थी तो उसका फोन क्यों बंद मिला? उसका बैग, कपड़े का सामान रिजॉर्ट में ही क्यों था? मोबाइल लोकेशन डेटा इसी इलाके की ओर इशारा करता है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की मूवमेंट दिखती है, लेकिन अंकिता की वापसी नहीं। ये वो रात थी जिसके बाद अंकिता को किसी ने जिंदा नहीं देखा, और यही वो मोड़ था जहां ये केस एक लापता लड़की से सीधे हत्या की जांच की ओर बढ़ गया। लेकिन अफसोस, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। 18 सितंबर की रात के बाद अंकिता का कोई पता नहीं था। फोन बंद था, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। अगली सुबह उसके पिता बीरेंद्र सिंह सीधे रिजॉर्ट पहुंचे। बेटी का कमरा वैसा ही था, कपड़े, बैग, निजी सामान सब मौजूद। अगर कोई लड़की खुद चली जाती है तो बिना सामान क्यों जाएगी? यहीं से परिवार को शक हुआ कि कुछ गलत हुआ है। बीते 19, 20, 21 और 22 सितंबर पूरे 4 दिन। इन 4 दिनों में अंकिता के पिता कई बार पुलिस के पास गए, रेवेन्यू पुलिस को सूचना दी, स्थानीय स्थानों में गुहार लगाई, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, इलाका हमारे अंडर नहीं आता, शायद लड़की खुद चली गई हो, थोड़ा इंतजार कीजिए। किसी ने ये नहीं पूछा कि एक 19 साल की लड़की रात में जंगल और नहर वाले इलाके से अचानक कहाँ गायब हो सकती है। इन 4 दिनों में कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चला, कोई रिजॉर्ट सील नहीं हुआ। ये वही वक्त था जब सबूत सुरक्षित किए जा सकते थे। मोबाइल डेटा तुरंत निकाला जा सकता था, सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकता था, लेकिन सिस्टम खामोश रहा। परिवार अकेला लड़ता रहा। आखिरकार मीडिया ने सवाल पूछने शुरू किए। सोशल मीडिया पर मामला उठा। महिला आयोग वरिष्ठ अधिकारी,
और राज्य के बड़े नामों तक बात पहुंची। तब जाकर 22 सितंबर को मामले ने रफ्तार पकड़ी। यही देरी आज भी इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। अगर एफआईआर समय पर दर्ज होती और शुरुआती 4 दिन गंवाए न जाते तो क्या सच और साफ सामने आता, या फिर इसी देरी ने कुछ अहम सबूतों को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये 4 दिन सिर्फ लापरवाही नहीं थे, ये 4 दिन पूरे केस की दिशा बदल देने वाले दिन थे और यहीं से लोगों का भरोसा कानून और सिस्टम से डगमगाने लगा। 23 सितंबर 2022 अंकिता अब भी लापता थी। पूरे राज्य में सवाल उठ रहे थे और ठीक उसी दिन अंतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर पहुंचता है। जिस जगह पर आखिरी बार अंकिता को देखा गया था, जहां से उसकी कहानी जुड़ी थी, उसी रिजॉर्ट के एक हिस्से पर बुलडोजर चला दिया जाता है। सरकारी बयान आता है अवैध निर्माण था, लेकिन सवाल ये है क्या अवैध निर्माण हत्या की जांच से ज्यादा जरूरी था? किसी भी गंभीर अपराध में सबसे पहला नियम होता है क्राइम सीन को सील करना, लेकिन यहाँ सील करने से पहले तोड़फोड़ हो जाती है। बाद में जेसीबी ड्राइवर का बयान सामने आता है। वो कहता है उसे ऊपर से आदेश मिला था। नाम भी सामने आते हैं, राजनीतिक आरोप लगते हैं, लेकिन जांच का ये एंगल कभी भी पूरा खुल नहीं पाया और कहानी यही नहीं रुकती। अगले ही दिन 24 सितंबर से ठीक पहले रिजॉर्ट में आग लग जाती है। एक बार फिर सवाल, ये हादसा था या संयोग? जिस जगह से सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल कॉर्ड और फिजिकल एविडेंस मिल सकते थे, वो जगह या तो टूट चुकी थी या जल चुकी थी। जब पुलिस से पूछा गया तो जवाब आया सब कुछ रिकॉर्ड में है, कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ। लेकिन आम लोगों के लिए ये जवाब काफी नहीं था, क्योंकि अगर सब कुछ साफ था तो इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर दोषी पकड़े ही जाने थे तो जांच पूरी होने से पहले रिजॉर्ट पर कार्रवाई क्यों? यही वो मोड़ था जहां ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं रहा, ये केस बन गया सिस्टम बनाम सच का। लोगों को लगने लगा कि गुनाहगार सिर्फ 3 लोग नहीं, बल्कि वो फैसले भी हैं जिन्होंने सबूतों को सवालों के घेरे में डाल दिया। और जब भरोसा टूटता है तो शक पैदा होता है। यही शक आज तक इस केस के साथ जिंदा है। 24 सितंबर 2022 की सुबह चिल नहर के किनारे पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग जमा हैं। 4 दिन की चुप्पी, 4 दिन की देरी, और अब उम्मीद बस एक ही थी कि अंकिता जिंदा मिल जाए। लेकिन जो सामने आया वो हर परिवार को सबसे बड़ा डर होता है। नहर से एक शव बाहर निकाला जाता है, कपड़े पहचान में आते हैं, चेहरा सूजा हुआ है और कुछ ही देर में पुष्टि की जाती है ये शव अंकिता भंडारी का है। उस पल के बाद ये केस लापता लड़की का नहीं रहा, ये बन गया एक हत्या। पोस्टमार्टम किया जाता है, रिपोर्ट में लिखा होता है मौत का कारण डूबना, सिर पर चोट के निशान, लेकिन यौन शोषण के कोई स्पष्ट फोरेंसिक सबूत नहीं। यहीं से मामला 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ रिपोर्ट कहती है डूबने से मौत, दूसरी तरफ सवाल उठता है क्या वो खुद नहर में गिरी या जबरदस्ती धकेली गई? क्योंकि अगर कोई लड़की खुद कूदती है तो उसके शरीर पर संघर्ष के निशान क्यों होते हैं? सिर की चोट डूबने से पहले लगी थी या बाद में? इस पर भी बहस होती है। परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता। वो कहते हैं ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। यही वो वक्त था जब देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर कैंडल मार्च निकले, नारे लगे अंकिता को न्याय दो। सोशल मीडिया पर केस वायरल हो गया, सरकार पर दबाव बढ़ा और उसी दबाव में तीनों आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है। 24 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब सच पानी से बाहर आया, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं, क्योंकि अब भी कई सवाल बिना जवाब के थे और उन सवालों का जवाब अभी आना बाकी था। 24 सितंबर को शव मिलने के बाद सरकार और पुलिस पर दबाव अपने चरम पर था। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही मांग थी, गिरफ्तारी। उसी दिन वंतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता, तीनों को हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में टाल मटोल, फिर धीरे धीरे कहानी सामने आने लगती है। पुलिस ने मुताबिक तीनों ने माना कि अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव था। उसने मना किया, बहस हुई, गुस्से में आकर उसे नहर में धक्का दे दिया गया। यानी मौत एक हादसा नहीं बल्कि गुस्से और दबाव का नतीजा था। इसके बाद एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। कहा जाता है अब जांच निष्पक्ष होगी। एसआईटी मोबाइल डेटा, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान इकट्ठा करती है। दिसंबर 2022 में करीब 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होती है, जिसमें हत्या, छेड़छाड़ और साजिश की धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन यहीं से एक और सवाल जन्म लेता है। चार्जशीट में वीआईपी का जिक्र तो है, लेकिन कोई नाम नहीं। परिवार पूछता है अगर वीआईपी था तो वो कौन था? अगर नहीं था तो चैट्स और ऑडियो में उसका जिक्र क्यों? एसआईटी कहती है जांच में कोई वीआईपी शामिल नहीं पाया गया, लेकिन जनता को ये सबूत अधूरा लगता है, क्योंकि जांच की शुरुआत में देरी, रिजॉर्ट की तोड़फोड़ और सबूतों पर उठे सवाल अब भी हवा में थे। तीनों आरोपी जेल में थे, जांच पूरी मानी जा रही थी, लेकिन लोगों के मन में ये केस अब भी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि सजा से पहले लोगों को सच चाहिए था।
आज 3 लोग जेल में हैं। कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है, लेकिन ये केस सिर्फ एक कोर्ट के फैसले से नहीं खत्म होता। अंकिता ने कोई कानून नहीं तोड़ा था, उसने बस मना किया था। और भारत जैसे देश में कई बार एक लड़की का ना सबसे खतरनाक शब्द बन जाता है। ये कहानी सिर्फ अंकिता की नहीं है, ये कहानी है हर उस लड़की की जो मजबूरी में काम करती है और समझौते से इनकार करती है। जब तक सिस्टम ना को सम्मान देना नहीं सीखेगा, तब तक अंकिता जैसी कहानियां बार बार दोहराई जाएंगी। सवाल ये नहीं है कि दोषियों की सजा मिली या नहीं, सवाल ये है क्या हम अगली अंकिता को बचा पाएंगे, क्योंकि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, सोच में भी होना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।